गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल पोजीशन के लिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। आइए देखते हैं, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, मन से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक डायपोल हम लोगों ने माना, फिर से वही ए बी एक डायपोल था जिस पर ए एंड पर माइनस क्यू चार्ज और बी एंड पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L होती थी, तो सेंटर से मैंने डिस्टेंस ये हाफ L इधर दिखा दी, ये एक L इधर दिखा दी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से अवे प्लस की ओर, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर दिखा दिया मैंने। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट तो चार्जेस की वजह से ही करेंगे ना, तो हम ये दिखा देते हैं कि यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी और यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी। उसके लिए मैंने डैश 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 करके ये दो डिस्टेंस मिला दी। अब अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम से, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √L² प्लस R²। सेम यही काम यहां पर भी √L² प्लस R² हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि P पॉइंट पर हमें रिजल्टेंट फील्ड निकालनी है दोनों चार्जेस की वजह से। तो हम करते क्या है कि फिर से वही बात कि प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं E1 और माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम लोग E2। तो अब हम देखते हैं कि P पॉइंट पर E1 और E2 की क्या डायरेक्शंस होंगी। तो हम जानते हैं P पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन प्लस से अवे होती है, तो मतलब इससे दूर जाना है। P पॉइंट पर इधर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर तो हम प्लस क्यू के पास जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमें दूर जाना होगा। तो E1 की डायरेक्शन मैंने कुछ इधर दिखा दी। अब माइनस क्यू के लिए डायरेक्शन दिखाएंगे तो टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होती है, तो हमें नीचे आना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव चार्ज की तरफ ही तो आएंगे। तो E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच से होकर जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है कि E1 हमारा कहीं ऊपर जा रहा था, E2 कहीं नीचे जा रहा था, दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच से जा रहा था। अगर हम चाहें तो इसको अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग से ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो देखिए P पॉइंट था, P पॉइंट पर E1 कुछ ऊपर जा रहा था, E2 कहीं नीचे जा रहा था। अब एक काम करते हैं कि आप अभी थोड़ी देर के लिए E2 को भूल जाइए, ठीक है ना, हम इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम केवल E1 पर ध्यान देते हैं। तो जब हम केवल E1 पर ध्यान देते हैं तो E2 को हमने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, इसको पॉज कर दिया इधर। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो ये रिजल्टेंट E1 है, मान के चलते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो जब थीटा एंगल बना रही है तो हम करते क्या है कि इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो कंपोनेंट करना तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है कि थीटा के पास वाला एंगल कॉस होता है और थीटा से दूर वाला एंगल साइन होता है। तो E1 का थीटा के पास वाला कंपोनेंट आ जाएगा क्या, E1 cos थीटा, और E1 का थीटा से दूर वाला कंपोनेंट आ जाएगा E1 sin थीटा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, E1 को भूल जाते हैं। अब मैंने क्या करा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि E2 के साथ अब की बार क्या कर रही है कि फिर से वही बात कि मैं मान के चलता हूं कि ये एंगल भी अब की बार हमारा क्या हो जाएगा कि मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा बनेगा। तो जब ये एंगल ये थीटा बनेगा तो अब की बार फिर से वही काम कि हम लोगों ने क्या कहा कि थीटा के पास वाला एंगल कॉस और थीटा से दूर वाला एंगल हमारा साइन। तो हम देखते क्या है कि थीटा के पास वाला E2 का कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा और दूर वाला बन जाएगा क्या, E2 sin थीटा। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा मैग्नीट्यूड्स में तो इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं। तो जब ये ऐड होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि हम देख क्या रहे हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जब भी कभी हम रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक काम हम लोग और कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करा, फिगर से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। बेटा मुझे मालूम है कि आगे चल के मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने क्या करा, cos थीटा कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मतलब L, हाइपोटेनस का मतलब क्या, √L² प्लस R², ठीक है ना। अब ये जो अंडरवुड है, अगर इसको हम चाहें तो पावर हाफ भी तो लिख सकते हैं। तो आ गया L अपॉन अंडरवुड की जगह हाफ पावर लगा दी, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला मालूम है 1/4πε0 Q/R², और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा में रख देंगे। फॉर्मूला आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आइए निकालते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक।
देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि हम यहां से फिर से वही काम करते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ईच चार्ज इतनी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें प्लस क्यू चार्ज से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अवे फ्रॉम प्लस क्यू। E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस सेम थी, ये हो जाएगी टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। अब अभी मैंने आपको बता दिया था कि साइन थीटा वाले टर्म्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल थे लेकिन डायरेक्शन में क्या थे, अपोजिट थे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फील्ड किसकी वजह से निकलेगी, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 और E2 की वैल्यू मैंने क्या करी, ऊपर से उठाकर ये वैल्यूज ऊपर से यहां पर रख दी। तो आइए रखते हैं जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। सब तो सेम है, अगर हम पूरा कॉमन कर लें तो 1 + 1 यानी कि पूरी वैल्यू 2 टाइम्स आ गई। कर देते हैं तो 2 जो आया उसको मैंने cos थीटा के साथ लिख दिया, 2 × cos थीटा। और याद करिए cos थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे फिगर से, कितनी आई थी, L/√L² प्लस आर स्क्वायर, उसको मैंने हाफ पावर लिखा था। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख दिया, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे लिख दिया, 2 × cos थीटा की वैल्यू रख दी L/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब ये देखिए ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो टोटल पावर मिलके कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो क्या बन गया 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से वही पुरानी बात क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम P इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2QL होता है। तो जब वैल्यू रखी तो क्या गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से वही एक पुराना सा काम, हम जानते हैं R की वैल्यू बहुत बड़ी है, किसके कंपैरिजन में, 12 के कंपैरिजन में। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, हटा देते हैं। तो एल स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन आर क्यूब। अब वेक्टर फॉर्म की वजह से, हालांकि मैंने यहां पर माइनस लगाया है, मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब भी हम कभी इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे माइनस की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट अपोजिट होता है। तो बस केवल ये दिखाया है मैंने माइनस साइन से कि P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। नॉर्मली मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर माइनस नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।